बिल्कुल डी वेपनाइज्ड हो। तो कल रात जब मैं यहाँ पहुँचा मुल्तान, तो तब एक बड़ा न्यूज़ पे शोर आ गया इन पर्टिकुलर के एक सहाफ़ी को गिरफ्तार किया गया है। तो तशवीश थी कि सहाफ़ती हलकों में भी इसके ऊपर बड़ी तशवीश होगी, और ये भी तशवीश थी कि एक ये भी आवाज़ उठेगी कि आज़ादी इजहार पर कदगन आई है। तो मैंने जब उनके फैक्ट्स लिए, उनके डिटेल्स ली कि उनके ऊपर मुकदमात क्या हैं, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अभी मैं सुन रहा था कुछ दोस्त पीटीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो इस बात पे जिक्र कर रहे थे कि इन गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएंगे। तो भले से आवाज़ उठानी चाहिए, ज़रूर उठानी चाहिए, लेकिन एक हार्ड फैक्ट है, उस कंटेंट को सामने रखना चाहिए। तो ये पहले हमें देखना ये है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की एक पूरी कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी प्रोवाइड की हुई है, तो वो गारंटी किन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ है। उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में ये बात तय है कि आपके पास ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है अंडर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। फेयरली स्पीकिंग, मैं आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा मुकद्दम जानता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक जमहूरियत की बुनियादी एक उसकी इंग्रेडिएंट है। जब तक आप आवाज़ ना उठा सकें, जब तक आपको बोलने का हक ना हो, जब तक आपके इजहार राय के ऊपर पाबंदी की कोई भी सूरत मौजूद हो, तो उसमें वो जमहूरियत के लिए कोई मुनासिब बात नहीं है। बट अप्रोप्रिएट थिंग इज कि आप पहले आर्टिकल 19 को देख लें कि आर्टिकल 19 जो आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट देता है वो क्या कहता है। आर्टिकल 19 क्लियरली सेज, उसका पहला प्रोवाइजो तो आपको हक दे रहा है, और साथ ही 19A आपको सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। अब लॉ क्या है, यानी पीपीसी पाकिस्तान की ये कहती है कि अगर आप कोई भी ऐसा मवाद जो कि इनडिसेंट होगा, कोई भी ऐसा मवाद जो कि ऑब्सीन होगा, कोई भी ऐसा मवाद जो कि सिक्योरिटी के खिलाफ होगा, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ होगा, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशन के खिलाफ होगा, फॉरेन रिलेशंस के खिलाफ होगा, तो उसमें उसके ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात वो करते हैं। और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर लॉ है, वो किसी की ख्वाहिश के ताबे नहीं है। तो ये जो कल साहब गिरफ्तार हुए हैं इमरान रियाज, इनके खिलाफ एक मुकदमा है जो कि पीपीसी की दफा 121A के तहत है, और इनके खिलाफ लगभग 20 के खिलाफ डिफरेंट काउंट्स पे मुकदमात हैं, जिसमें उन्होंने ऑब्जेक्शनेबल मटीरियल। अब आज़ादी इजहार क्या है? आज़ादी इजहार ये है कि आप अपनी बात बेलाग कहें। बेलाग बात कौन सी कहें? जिनकी आर्टिकल 19A रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड नहीं करती। अगर आपके कंटेंट से यह साबित होता हो कि आप जो बात कह रहे हैं वो पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ है, आप जो बात कह रहे हैं वो तनकीद से बियॉन्ड जाके आपके जाती एजेंडे को सर्व करते हुए पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल उठा रही है, या वो पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस को फ्रेंडली स्टेट्स के साथ किसी तरह से मुतासर कर रही है, या वो इंडिसेंसी के जुमरे में आती है, या वो पाकिस्तान की सालमियत के और सिक्योरिटी के खिलाफ बात आ रही है, तो इन हालात में आप एक काबिल गिरफ्त जुर्म कर रहे होते हैं। तो इमरान रियाज साहब के खिलाफ जो मुकदमा कायम है, उसमें उन्होंने एक अपनी वीडियो डाउनलोड की, उसको यूट्यूब पे अपने चैनल पे डाला, और उस वीडियो के कंटेंट्स क्या है? वीडियो के कंटेंट्स ये हैं कि वो पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर अपनी एक राय कायम कर रहे हैं, और उसमें वो रियासती अदारों के सरबराहान के खिलाफ भी अपनी एक राय कायम कर रहे हैं। राय कायम करना उनका हक है, लेकिन अगर वो ये राय कायम करते हुए ये रेड लाइन क्रॉस करेंगे, इसमें कोई एलिगेशन इस तरह से नहीं है जिसकी पॉलिटिकल नेचर हो। इसकी पूरी की पूरी उनके कंटेंट की अगर आप उसको पूरी तरह से उस एफआईआर को पढ़ेंगे
तो वो उसके ऊपर रिप्रोड्यूस हुए हैं जो उन्होंने कहा है। उनका ये कहना कि ये पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की बात पर, और जो उन्होंने कहा वो इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल, काबिल एतराज़, और वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है कि जिस पे आर्टिकल 121 स्टेट ये समझती है कि आर्टिकल 121A पीपीसी का सेक्शन 121A इसके ऊपर अप्लाई होता है, और ये आर्टिकल 19A फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर प्रोवाइडेड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के ज़िम्मे में आता है। तो अब उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई, मुकदमा दर्ज था। आपके इल्म में है कि उन्होंने कल रात से ये शोर मचाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे खुल रहे हैं। हमने अपना मौक़िफ़ कल रात को ही दिया कि वो इस्लामाबाद से गिरफ्तार नहीं किए गए, उनको अटक से, जो कि पंजाब की हदूद के अंदर फॉल करता है, वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया है। और लाहौर हाई कोर्ट का, जहाँ की ये जुरिस्डिक्शन है, उनका हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। अगर होता तो हम अदालत की हुक्म अदूली कभी नहीं कर सकते। अदालत के हुक्म को हम बिल्कुल उसकी लेटर एंड स्पिरिट में उसके ऊपर अमल दरामद करते। अब जब ये सूरत हाल थी तो इसमें जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो रूल ऑफ लॉ एक चीज़ का नाम है, कोई शख्स भी अबव द लॉ नहीं है। अगर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, काबिल गिरफ्त है, कॉग्निजेबल है, तो ये कोई एक ऐसी शख्सियत कि क्या उनके खिलाफ वो अबव द रूल ऑफ लॉ हैं, उनके खिलाफ पर्चा हो तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? कतई तौर पर नहीं। वो आइन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे थे और पाकिस्तान के मुजवजा कवानीन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे थे। तो इस सूरत में उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। अब अगर इसको ये रंग देकर कुछ लोग अपना सियासी तल्लुक दिखाना चाहते हैं तो हमें इस चीज़ के ऊपर कोई बात ढकी छुपी नहीं है। वी ऑल नो, हमें पता है कि उनकी एक जो पोजीशन होती है, एक जर्नलिस्टिक पोजीशन होती है। मैं इस पर कोई कैद नहीं लगा सकता कि आप अपना ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके उस पूरी बात से बायस रिफ्लेक्ट करता हो, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे बने हो, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को प्रोवाइड करते हो, आप उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों की इज्जतें उछालने का धंधा करते हो, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपकी जो भी इनपुट्स आती हैं, आप अगर एक जर्नलिस्ट की पोजीशन लेते हैं तो फिर आप एक पार्टी वर्कर की पोजीशन लेते हैं। ये दो अलग-अलग बातें। अगर आप एज अ जर्नलिस्ट करते तो आपकी वो जो पोजीशन थी, जब आपने पहले कुछ हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों के साथ ये वाकयात पेश आए कि उनके ऊपर को ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल के तहत उस वक्त के गवर्नमेंट के तहत पर्चे दर्ज हुए, तो आपने जस्टिफाई किया और एग्जैक्टली इन्हीं लाइंस पे जस्टिफाई किया कि ये जस्टिफाइड एक्ट्स हैं। ये क्योंकि इन्होंने आर्टिकल 19A की खिलाफ वर्जी की है, ये क्योंकि पीपीसी की सेक्शन 121 के ज़िम्रे के अंदर आती हैं, और ये जो है मामलात सेडिशन के और गद्दारी के आपने फतवे दिए उन जर्नलिस्ट के ऊपर। तो इसीलिए कल से जितने भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो आपकी उस पोजीशन को और इस पोजीशन को रिलेट कर रहे हैं, और ये जो आपने पोजीशन इख्तियार की है वो आपने एक पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए की। जो वो पोजीशन ले रहे हैं उस लाइन को आप टो कर रहे हैं। सो आई जस्ट वांट टू एस्टैब्लिश दिस फैक्ट पाकिस्तान के अवाम उन्नास के सामने कि हमें उनके साथ कोई जाती रंजिश नहीं है, लेकिन अगर वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के उन अदारों का जो कि टीवी के आगे आके बोल नहीं सकते, जो कि अपनी बात नहीं कर सकते, अब इनका वेट इतना नहीं है कि इनको इतना इस वक्त DGISPR आ जाएं और वो आके इनका द वन हु इज पंचिंग अबव हिज साइज वो आके कहें कि ये बात जो कर रहे हैं गलत। ये तो एक 5th जनरेशन वॉरफेयर का हम सब सुन रहे थे। ये इसकी खबर कोई आज हमें नहीं मिल रही। हमें पता था कि पाकिस्तान के खिलाफ जो वो ममालिक हैं जिनकी एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही हैं, वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को अंडरमाइन करने, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को अंडरमाइन करने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जा बेजा इल्जामात लगाने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के इल्जामात लगाने। मैं तो हैरान हूं कि इमरान खान ने भी कल अपनी तकरीर में कहा कि मुस्लिम लीग की हुकूमत अदारों की मदद से हुकूमती असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात में जीतने की कोशिश कर रही है। मैं इमरान खान साहब से ये मुतालबा करता हूं कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो बताएं। आपकी यास्मीन राशिद साहिबा ने एक सेक्टर कमांडर के मुतल्लिक कहा कि वो इलेक्शंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैंने फिर कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो प्लीज लेकर आए। बार बार हम ये कह रहे हैं कि आप ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं, और इस बुनियाद पे आप इल्जामात लगा रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि आपको इलेक्शन के अंदर एक वाज़ेह शिकस्त है,
آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ عوام کے اندر آپ کی کوئی پذیرائی نہیں ہے. آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ آپ پچھلے 4 سال کے اندر جو مس گورننس, نان ڈیلیورنس, بے روزگاری, مہنگائی, آپ نے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا نہیں کیا. آپ نے سیاسی انتقام پر مبنی اپنی حکومت کو قائم رکھا اور آپ نے اپنے مخالفین کے خلاف پے در پے ایسے مقدمات قائم کیے. تو آج میں حیران ہوتا ہوں انہی چہروں سے یہ انسانی حقوق کی باتیں سنتے. ہم تو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ وی اسٹینڈ فار دا پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس. بٹ یہ جو کیس آج اگر عمران ریاض کا ہے اور اگر یہ لا کے تحت قابل گرفت جرم ہے, اگر یہ آئین کے تحت آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے, تو پھر اس کو آپ کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں ایک ایسے پوزیشن کے ساتھ جہاں پر لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی. آپ نے تو پروسیکیوشن کے نام پہ پرسیکیوشنز کی. ہم نے اس وقت آ کے آپ کے سامنے صرف یہ کہا کہ آپ ناجائز مقدمات قائم کر رہے ہیں, آپ حکومت کے اندر وہ روش اختیار کر رہے ہیں بلا جواز, بلا ثبوت, بے بنیاد مقدمات قائم کر کے آپ بالکل اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. بٹ یہ تو ایک ہارڈ فیکٹ ہے. یہ تو وہ کیسز ہیں جن کی ایویڈنس ہے. اٹ از اویلیبل آن ڈیجیٹل میڈیا. ایک شخص جو کہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو ہدف تنقید بناتا رہے اور اپنی فہم و فراست کے مطابق, اپنی عقل کے مطابق, ان کو نہیں پتا کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو کیسے ڈیمیج کر رہے ہیں. ہی کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. کیا اجازت دے دی جائے؟ کیا کوئی شخص پاکستان کی سالمیت کے خلاف تقاریر پہ تقاریر کرتا رہے تو اس کو ان کو اجازت دے دی جائے اس چیز کی؟ ان کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ جب چاہیں ایکسکیوز می پارڈن, جب چاہیں, جیسے چاہیں, جس طرح کا مرضی لا کر لوگوں کے اوپر وہ الزامات لگانے شروع کر دیں اور وہ ان کے اوپر کوئی چیک نہ ہو؟ یہ آزادی اظہار نہیں ہے. بالکل یہ آزادی اظہار نہیں ہے. آزادی اظہار کا مطلب قطعی طور پہ میں خود آئی ایم این ایڈوکیٹ فار فریڈم آف ایکسپریشن. فریڈم آف ایکسپریشن ہر صورت میں, تنقید کا حق ہر صورت میں, اپنی بات کہنے کا حق ہر صورت میں پاکستان کے شہریوں کو ہونا چاہیے. لیکن جب آپ وہ لائن کراس کر دیں, اور وہ لائن کون سی ہے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ پہ تنقید نہیں کر سکتے کسی ایسی پوزیشن سے کہ اگر میں گورنمنٹ میں ہوں یا میرے پاس کوئی ایک ایسا عہدہ ہے یا میرے پاس کوئی ایک ایسی پوزیشن ہے, چاہے میں کسی جوڈیشری کے بینچ پہ بیٹھا ہوں, آپ کو حق حاصل ہے. اگر آپ میری ذات پہ تنقید کرتے ہیں یا آپ میرے فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں, اگر میں پاکستان کی آرمڈ فورسز میں ہوں, اگر آپ کے پاس کوئی کریڈیبل انفارمیشن ہے تو اس کی بنیاد یہ کانسپائرنگ اینڈ میلائننگ اوفینس ہے. لا کہتا ہے کہ یہ اوفینس ہے, تو آپ کو کیسے چھوٹ دے دی جائے کہ آپ غیر قانونی اقدامات کریں اور آپ کو اجازت ملی رہے؟ اب جب یہ مجھے تھوڑی تشویش تھی, میں نے آپ سے کہا, فرینکلی میں نے آپ سے کہا کہ مجھے تھوڑی تشویش تھی, تو میں نے جب پورا ریکارڈ ان کا چیک کیا تو مجھے کچھ عجیب و غریب حقائق میرے سامنے کھلے. اب اگر میں جواب دہ ہوں, میں اپنے معاملات کا جواب دہ ہوں, آپ اپنے معاملات کے جواب دہ ہیں, ہم جتنے لوگ ہیں ہم سب اپنے معاملات کے جواب دہ ہیں, تو پھر یہاں پہ سیکرڈ کاؤز نہیں ہو سکتی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک جرنلسٹ ہیں, آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم اویلیبل ہے اور آپ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے آپ کے پاس لائسنس ہے ٹو کل اینی ون, دیٹ از ناٹ دا کیس سر. آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ خود بھی دیکھیں, پھر آپ کو اپنے کریڈینشلز بیان کرنے پڑیں گے. آپ کے اپنے کریڈینشلز میں بہت سارے جوابات ہیں جو دینے پڑیں گے. آپ کو بتانے پڑیں گے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے لیے گئے کانٹریکٹس فشریز ڈپارٹمنٹس کے کیسے لیے گئے, کروڑوں روپے ان کے اندر کیسے دیے گئے, بزدار سرکار کے ساتھ آپ کے کیا معاملات تھے. یو ہیو ٹو ٹیل دیٹ سر. آپ کو بتانا ہوگا کہ وہ کروڑوں روپے کن اکاؤنٹس میں سے آئے اور کن اکاؤنٹس کے پاس گئے. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اگر یہ کیس ہے, اگر وہ سوال ہم سے ہو سکتا ہے, وہ جواب ہمیں ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے, وہ جو منی لانڈرنگ کے بے بنیاد کیسز تھے, یہ تو بڑے کلیئر ایویڈنس کے ساتھ کیسز ہیں. تو پھر یہ صاحب بھی بتائیں آ کے کہ یکدم ان کی جو مالی صورتحال تھی وہ کیسے اتنی بلند ہوئی کہ وہ ایک بڑے صاحب جائیداد بھی بن گئے اور کروڑوں روپے کی, اربوں روپے کی ان کی جو بزنس ٹرانزیکشنز ہیں وہ بھی سامنے آ گئیں. اور وہ ان کی تفصیلات جو ہیں ہوش ربا تفصیلات ہیں, وہ اس طرح کی تفصیلات نہیں ہیں. یعنی ان کے پاس ایک لاہور کی ایک بڑی پوش ایریا کے اندر گھر ہے, سورس ان نون ہے, چھوٹا موٹا گھر نہیں ہے, اٹس اے ہیوج ولا, بنگلو ہے,
वो कोई 4, 6, 8 कनाल पर मुहित होगा गालिबन, जो तफसीलात मेरे पास आई है। इर्रेगुलर है, उसका सोर्स आज तक क्लियर नहीं है। हु नोज वेयर इट हैज कम फ्रॉम, किसके पैसे के साथ वो बना, कोई उसकी डिक्लेयर्ड इनकम की कोई ऐसी पोजीशन ही नहीं है कि वो अपने आप को बयान कर सके। उनके टैक्स रिकॉर्ड्स ये जाहिर नहीं करते कि उनकी क्या पोजीशन है कि वो कैसे ये कर सके। सो मीनिंग बाय जो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हमने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी होती या इस बात पर कि उनका कोई हमारे साथ नजरियाती इख्तलाफ है तो हम बर्दाश्त करते हैं। नजरियाती इख्तलाफ को बर्दाश्त करना जमहूरियत का हुस्न है, वो मुझसे करें, लेकिन मिलाइन करके आर्टिकल 19A की सरीहन खिलाफ वर्जी करनी और आर्टिकल 121A के खिलाफ जाना, ये दो बड़ी अजीब बातें। फिर मैंने उनकी वो पोस्ट देखी जो वो खुद सोशल मीडिया पे डालते हैं अपने यूट्यूब चैनल्स पर और बाकी चीज़ों पर। उसमें वो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि अब पाला हमसे पड़ा है, हम बताएंगे, हमसे पाला पड़ा है। हमारे पास तो ये भी एविडेंस है, बड़ी क्लियर एविडेंस है हमारे पास, उसके बड़े क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई हैं कि ये जिस दिन तारीख धरना था, जिस तारीख को इमरान खान का धरना था, ये साहब उस दिन वाकईतन एक किसी बैरूनी साजिश में मुलव्वस थे। ये अपने धरने में बैठ के ये कहते पाए गए, ये सुना गया कि ये कह रहे हैं कि कहीं बाहर से कोई फोने शोने आ रही हैं, ये उसके प्रोपोगेशनिस्ट थे। एक बड़े मारूफ आलिम दीन के साथ इनकी ये सारी पूरी बातचीत हो रही थी, एक बड़े मारूफ आलिम दीन के साथ, और ये ही वॉज क्लियरली सेइंग कि जी देखे हमें बाहर से इतलाएं आ रही हैं, हमें बाहर से कह रहे हैं पाकिस्तान में हमें किसी पे एतबार नहीं है, हमें बाहर वाले कह रहे हैं कि आप धरना उठा ले, ये हुकूमत जो है टूट जाएगी, इसको जल्दी स्किन के साथ जो इत्तेहादी हैं वो उतार लिए जाएंगे। तो अगर तो कोई बैरूनी साजिश है, आपको ये बताई जा रही है बतौर आपके, बकौल आपके, इमरान खान आपको ये कह रहे हैं, इमरान खान पीटीआई वाले, इस इमरान रियाज खान को पीटीआई वाले को, और ये जो सो कॉल्ड इनकी कि मैं एक जर्नलिस्टिक पोजीशन से हूं, तो वो उनको ये बता रहे हैं कि बाहर वालों ने कह दिए कि ये हुकूमत चंद दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएगी, आप धरना उठा के चले जाएं। और ये पाकिस्तान के बड़े मारूफ आलिम दीन के साथ ये बातचीत ये करते वहाँ पे सुने गए, बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, वो लोग खुद आके टीवी पे कह सकते हैं कि जिन्होंने ये सारी बातें सुनी। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस गिरफ्तारी पर अगर सारा पाकिस्तान निकलेगा तो मेरा ख्याल है कि फवाद अभी कह रहे थे सारा पाकिस्तान निकलेगा। फवाद साहब, सारा पाकिस्तान आप नहीं है, सारा पाकिस्तान पाकिस्तान की अफवाज के साथ, सारा पाकिस्तान पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, पाकिस्तान की सालमियत के साथ, पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात की हिफाजत करने वालों के साथ, पाकिस्तान की सालमियत और इंटेग्रिटी के साथ है, आपके इस बेबुनियाद एजेंडे पर नहीं है। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ ज़रूरी, ये कल यही मोहतरम मेरे करीबी दोस्त फवाद साहब कल तशरीफ़ ले गए, सुप्रीम कोर्ट में को ख़त डाल दिया और ख़त डाल के कहा कि ये बिजली 100 यूनिट से नीचे क्यों दे रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, ये वोट्स को ल्योर कर इलेक्शंस हो रहे हैं पंजाब के 20 अजला के अंदर, और वो पूरे पंजाब की 12 करोड़ की आबादी का कुछ फीसद हिस्सा जो कि 10 से 15% से भी नीचे होगा गालिबन, वो अजला बनते हैं और जिनके चंद हल्के बनते हैं। यानी टोटल 11 अजला या 12 अजला के अंदर इलेक्शन है, और ये चाहते हैं कि बाकी 25-26 अजला को हम बिल्कुल बंद कर दें। जो फाइड्यूशरी रिलेशनशिप इन लोगों के लिए, इनकी जो इन लोगों को रिलीफ देने के लिए मेरे ऊपर एक इंटरेस्टमेंट है, उसको मैं परफॉर्म ना करूं और इनकी इस लगव बात को मैं सुनूं। आज गरीब आदमी का चूल्हा चलाने के लिए मुझे ये बात कहने में कोई आर नहीं है। आप सबको पता है इस ग्राउंड रियलिटी का कि अगर पाकिस्तान को इस वक्त इन मुश्किल हालात से ना निकाला जाता, पाकिस्तान डिफॉल्ट के नज़दीक था। यस, आई कैन से दैट पाकिस्तान डिफॉल्ट के नज़दीक था। किन वजूहात पर पाकिस्तान डिफॉल्ट के नज़दीक था? कि पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर नहीं हो पा रहे थे पिछले 4 साल की गवर्नेंस की बुनियाद पे। कैसे? आप तेल बाहर से महंगा लेते, बाहर से महंगा तेल खरीद के पूरी दुनिया में महंगा है। आपके अंदर हौसला होना चाहिए था, आप आके अपने लोगों को बताते कि ये इंटरनेशनल मार्केट्स की प्राइसेस हैं। अगर मैं अपनी जेब के ऊपर यानी रियासत पाकिस्तान के खजाने के ऊपर ये बोझ लाद रहा हूँ, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि 2 माह के अंदर ये रियासत डिफॉल्ट करने के नज़दीक चली जाएगी। यानी 150 बिलियन का सब्सिडी का बिल हर महीने आप उसके अंदर ऐड ऑन करते जा रहे थे। और किन हालात में करते जा रहे थे? जब आपकी अपनी कोई ऐसी बात नहीं थी, आप पैसे भी IMF से ले रहे थे। IMF से पैसे लेके एक अनकैलकुलेटेड,
ایک ایسی چیز جس کا آپ نے پاکستان کے خزانے کے اندر حساب بھی نہیں رکھا ہوا تھا، وہ ایک ان آتھورائزڈ سبسڈی آپ دے رہے تھے، اور وہ سبسڈی صرف آپ اس لیے دے رہے تھے کہ آپ اپنی سیاست بچانا چاہ رہے تھے، اور سیاست کو بچاتے بچاتے آپ اپنی ریاست گوانا چاہ رہے تھے۔ تو تب ہمارے لیے فیصلہ مشکل نہیں تھا، یہ تحریک عدم اعتماد ایک آئینی حق تھا، ہم نے استعمال کیا، اور یہ سوچ تھی پارٹی کے اندر غالباً بڑی فیئرلی ایک ہماری ود ان دا پارٹی ود ان دا کولیشن الائنس یہ بات تھی کہ ہم فوری طور پہ انتخابات میں چلے جائیں۔ تو پھر یہ مشکل فیصلے کن کے لیے چھوڑ دیں، یعنی ہم بھی اپنی سیاست بچائیں، ہم تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہ کریں، IMF کے ساتھ جو ان کے کیے گئے معاہدے ہیں ان کی پاسداری نہ کریں، اور خود بھی ہم الیکشنز میں چلا جائیں اور ملک کو فری فار آل فار اے فال جہاں گرتا ہے اس کو چھوڑ دیں اور کیئر ٹیکرز کے ہاتھ میں چلے جائیں۔ تو پھر پولیٹیشنز کبھی ان 22 کروڑ لوگوں کو اپنا چہرہ نہ دکھا سکتے۔ یہ ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں، اس لیے کیے ہیں کہ آج سیاست بچانے سے پہلے ریاست بچانے کی بات ہے، اور میں آئی ایم اسپیکنگ فرام مائی ہارٹ، میں کوئی بالکل پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپ سے بات نہیں کر رہا۔ یہ عمران ریاض کے کیس میں جو میں نے آپ سے بات کی ہے، میں نہیں سمجھتا تھا کہ اتنی اہمیت ہوگی کہ میں آ کے بات کروں، بٹ میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ فریڈم آف ایکسپریشن ایک ریزنیبل ریسٹرکشن کے ساتھ ہے۔ کیا کوئی شخص پاکستان میں اسلامی شاعر کے خلاف بات کر سکتا ہے؟ اگر کرے گا تو یہی آئین اس کو روکتا ہے، اسی آرٹیکل 19A کے اندر روکتا ہے۔ کیا کوئی شخص پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات کرے گا؟ یہی آرٹیکل 19A اس کو روکتا ہے۔ میں بار بار ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن، تاکہ یہ بات واضح طور پہ ذہن نشین ہو جائے کہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے آئین اور قانون کے عین مطابق کیا گیا ہے۔ اگر یہ جرم ان کا جرم ہے تو اس جرم کو نہ کرنے کی کوئی وجوہات ہیں تو وہ بتائیں گے، عدالت میں ثابت کریں۔ میرے نزدیک ایز دا گورنمنٹ یہ ان کا جرم ہے، اور اس جرم کے لیے ان کو ٹرائل فیس کرنا ہوگا۔ سیکنڈلی، کل کا جو بجلی کا منصوبہ ہم نے 100 یونٹس، اور 100 یونٹس کن کے، بڑا اس کے اوپر ایک سیر حاصل بحث ہوئی۔ 2 ماہ کے قریب ہم اس سوچ بچار میں تھے کہ اس مشکل وقت میں اپنے ان طبقات کو جو کہ سب سے زیادہ ایکسپوزڈ ہیں ود پاورٹی، جن کے لیے اپنے گھر کا کچن چلانا مشکل ہے، جن کے لیے یہ مشکلات سامنے ہیں کہ 20, 22, 25 ہزار میں اپنے گھر کیسے چلائیں، اپنے بچوں کی فیس کیسے دیں، اپنی ٹرانسپورٹ کو کیسے چلا کے رکھ سکیں، کس طرح یہ بجلی کے بل۔ تو گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ عوام کے لیے ایک سروس پرووائڈر ہوتی ہے، ایک سہولت کا نام ہوتا ہے۔ یہ بجٹ میں اپرووڈ ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے بائی الیکشنز کے لیے کسی سپلیمنٹری بجٹ کی وجہ سے کے ساتھ اس کو لے کر آگئے۔ یہ ایک بجٹ پروسیس میں فائنانس بل کے اندر سے گزرا، ایک اسمبلی کے اندر سے اپرووڈ بل کے ساتھ یہ ہے۔ ہمارا یہ ماننا تھا کہ ایک بڑی تکلیف بجلی کی بڑھتی قیمتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم نے پیٹرول پہ کتنی لٹل سبسڈی، ہماری ٹارگیٹڈ سبسڈی، ہم ان لوگوں کو اس طبقے کو دیکھ رہے ہیں جو کہ سب سے زیادہ ایکسپوزڈ ہے اس کے اندر، جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس ریاست کے وسائل کی۔ ریاست کے وسائل کی ضرورت صرف ان بڑے بڑے بزنس ہاؤسز کو، بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے اسٹیٹ فنکشنریز کو، متوسط طبقے کے لوگوں کو، عمرا کو، یہ صرف ریاست کے وسائل پر کیا ان کا حق ہے؟ کیا ان کا حق نہیں ہے جو ریڑی بان ہیں؟ کیا ان کا حق نہیں ہے جو درجہ چہارم کی نوکری کرتے ہیں؟ کیا ان کا حق نہیں ہے جو مزدور کسان ہیں؟ اور اگر یہ حکومت مسلم لیگ نون کی اور اتحادیوں کی یہ حکومت ان وسائل کا رخ ان ضرورت مند طبقات کی طرف موڑتی ہے تو تحریک انصاف کو اس پہ اعتراض ہے۔ 4 سال میں آپ تو کبھی کچھ نہ کر سکے، اور اگر وہ لوگ جن کے 100 یونٹ سے نیچے، اور بڑا سمپل اس کا فارمولا تھا، ہم نے کہا یہ بجلی کا بل ہے کسی ایک شخص کا جس کے یہ پچھلے 12 ماہ میں یونٹ 100 یا 100 سے نیچے رہیں، اس کے لیے کسی رجسٹریشن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سمپلی وہ جو 100 یونٹ سے نیچے یوز کرتے ہیں ان کی بجلی کو فری کر دیا۔ اور یہ کوئی سٹینڈ الون میرا کام نہیں تھا۔ وہ ممالک جہاں پر حکومتیں اپنے غربا کے لیے سوچتی ہیں، ان طبقوں کے لیے جو کہ ایکسپوزڈ ہیں، ان کی ضرورت کو محسوس کرتی ہیں، وہاں پر یہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہم نے صرف اس بنیاد پہ کیا کہ پبلک کو ریلیف ملے، اور اگر پبلک کے ریلیف پہ عمران خان اور ان کی پارٹی کو اعتراض ہے تو آپ کرتے رہیں، وہ آپ کا فیل ہے، میں کرتا رہوں گا، یہ میرا فیل ہے۔ سیکنڈلی اینڈ لاسٹلی میں آپ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہوں گا، دیکھیں ان الیکشنز میں، یہ میں ان کو بائی الیکشنز نہیں سمجھ رہا۔ ایز لانگ ایز آئی ایم دا پارٹ آف دا گورنمنٹ، پارٹ آف دا کیبنٹ، میں آپ کو یہ ایشور کرتا ہوں، میں کل سے یہاں ملتان ہوں، میں اپنی کسی الیکشن پروسیس میں نہیں ہوں اور نہ میں نے جانا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی پابندی ہے۔
अगर मुझे शौक और ख्वाहिश होगी और मैं समझूंगा तो आई स्टेप डाउन फ्रॉम अ लॉ मिनिस्टर फर्स्ट टू गो टू पार्टिसिपेट। इनके वज़रा की तरह नहीं करूंगा कि अपनी हुकूमती पोजीशन को इस्तेमाल करता फिरूं। मैं अगर समझूंगा कि जहां पर मुझे किसी ज़िले के अंदर ज़रूरत है तो आई कैन क्विट माई कैबिनेट पोजीशन, आई कैन गो देयर एंड पार्टिसिपेट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे एक ओवरऑल फील आ रही है, देखने में आ रहा है कि इन 20 में से एटलीस्ट मेरा ख्याल है कि 16-17 सीटें बिल्कुल एक सिंपल, वहाँ पे लोगों की एक आवाज़ आ रही है कि मुस्लिम लीग इंशाल्लाह जीतेगी, और 2-4 जगह पे जहाँ हमारा कंटेस्ट है वहाँ भी हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये पाकिस्तान के अवाम को बिलखसूस जो इन 20 हल्कों के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, ये रिजॉल्व भी चीफ मिनिस्टर पंजाब का, प्राइम मिनिस्टर का, मुस्लिम लीग का एंड अलाइड गवर्नमेंट का, कि ये बिल्कुल डी वेपनाइज्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी। इसमें किसी जगह पर किसी असले की नुमाइश, किसी तरह से भी कोई असला बरदार लोग, किसी तरह से भी कोई ऐसी सूरत जहां पर आपको नजर आए कि कोई वेपनरी है, बिल्कुल जीरो मिनिमम लेवल पर होगी, और ये हम इंश्योर करेंगे। मैं इन अल्फाज के साथ आप तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस प्लीज। नहीं, देखें, आप इसकी स्लैब को अंडरस्टैंड करें। 100 यूनिट की जो कंजम्पशन है वो अमीर आदमी की नहीं है, उसकी स्लैब्स हैं। जो 100 यूनिट की कंजम्पशन पे है वो आदमी है जिसके घर के अंदर या एक पंखा है या एक बल्ब है, और अगर बड़ी बात हो तो कुछ थोड़ी बहुत कोई और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो जो कि बहुत बड़ी कंजम्पशन नहीं करती। जिनके घरों में, जो अमीर लोग हैं, जिनके घरों के अंदर रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स और ज़्यादा कंजम्पशन वाले इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, तो उनकी स्लैब भी 200 से ऊपर से स्टार्ट होती है, 400 से ऊपर से स्टार्ट होती है। वो दैट वोंट बी अ फैक्टर जो आप कह रहे हैं, वो उसके अंदर एड ऑन होगा। उसकी हमने एहतियात की है कि किसी वजह से भी कोई उसके अंदर इस तरह की कोई पिलफ्रिज ना हो सके। वी विल इंश्योर दैट। और बड़ा सिंपल टेस्ट है, हम कह रहे हैं कि वो लोग जो इससे पहले करीबन 12 माह तक 100 यूनिट से नीचे रहे हैं, वो लोग इसके बेनिफिशरीज होंगे। आपने जो कैलकुलेशन की है कि पंजाब में कितने लोग हैं जो 100 यूनिट जो ना यूजर हैं? देखिए, ये कहते हुए मुझे एक तकलीफ भी है, और अलार्मिंगली इट इज़ अ हाई नंबर। मेरी ये दुआ और ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और बिलखसूस पंजाब में लोगों की औसतन आमदन बढ़नी चाहिए, उसके लिए वसाइल पैदा किए जाने चाहिए, उसके लिए मौके फ़राहम किए जाने चाहिए। ये कोई 50 लाख से ऊपर घराने हैं, अगर आप 5 पे भी कैलकुलेट करें तो एक बड़ा नंबर बनता है। सो मेरा ये अंदाज़ा है कि इसके साथ वो लोग जो कि वाकई ज़रूरतमंद हैं, वसाइल का रुख उनकी तरफ मोड़ा जाएगा इंशाअल्लाह। सर आप ये बताइएगा कि जैसे आपने इमरान रियाज की बात की, इस तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के इदारों के ऊपर बात, फौज के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर भी कोई इस तरह का फार्मूला लागू होगा, या सिर्फ कोई जो साफी है जो टारगेट कर लिया गया है बस उसी को टारगेट किया जाएगा? इसी में मजीद ऐड कर लीजिए। मरियम नवाज और नवाज शरीफ भी साबका तकरीरों में यही मटेरियल पे बात करते रहे। कुछ यूट्यूबर भी ऐसे थे जो गुज़िश्ता दौर में इस तरह की बातें कर रहे थे, उन्होंने गिरफ्तार किया था। मरियम नवाज उनके घर गई थी, आपके पीडीएम की तमाम लीडरशिप उनके घर गई थी, उस वक्त आज़ादी इज़हार था, तो आप कैसे आज़ादी इज़हार? दुरुस्त है। मैं आपके बड़े पर्टिनेंट सवाल हैं, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि पहले मैं इनको एड्रेस कर लूँ। देखिए, मैंने बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया है कि वो कंटेंट जो बड़ी एक तकरीर जिस पे बड़ी लेदे हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब की, वो गुजरांवाला जलसे की थी, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया था, DGISI का नाम लिया था। उसके अलावा जो हमारा सोशल मीडिया विंग था, उसके तरफ से भी कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो कि काबिल एतराज़ समझी जाती थी, और कहा जाता था कि ये फ़ौज की तनकीद। अब इस तनकीद का ज़रा पैमाना देख लें कि अगर मैं ये तनकीद करता हूँ कि आप फलां जगह पर आपकी इन्वॉल्वमेंट आ रही है, तो मुझे सबूत के साथ कहना चाहिए। नंबर 1, एविडेंस पहले ज़रूरत है। नंबर 2, अगर मेरे पास एविडेंस नहीं है इस चीज़ का, तो मुझे इस कोर्स पे नहीं जाना चाहिए। अगर मेरे पास एविडेंस है तो मुझे ज़रूर कहना चाहिए। मैं रियासती अदारों का पाकिस्तान की सियासत के साथ ताल्लुक कोई नहीं। इन कंट्रास्ट टू दिस वो क्या कहते हैं? फवाद चौधरी कहते हैं काशिफ अब्बासी के ARY के TV चैनल पे बैठ के कि फौज का एक सियासी किरदार है जो रहना चाहिए।
अब इस पोजीशन में और उस पोजीशन में फर्क है। मैं ये कहता हूं कि फौज का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। फवाद ये कहते हैं कि जजेस का भी सियासी किरदार है और रहना चाहिए, और उनको इमरान खान ये कहते हैं कि न्यूट्रल को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, न्यूट्रल को अपना असर रसूख इस्तेमाल करना चाहिए। अपने आप को वो एक नेकी की तशबीह देते हैं और हमें एक बदी के तौर पे बयान करते हैं। वो आपको याद होगा उन्होंने एक टैग लाइन भी की हुई थी जिसमें वो कहते थे कि नहीं उल मुनकर अमर बिल मारूफ, वो अपने आप को कहते थे और कहते थे न्यूट्रल्स अमर बिल मारूफ के साथ आ जाए। तो ये तो इंसाइटमेंट है, दावत देना है। यानी आप एक रियासती अदारे को, अस्करी अदारे को जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी का जिम्मेदार है, जिसके हाथ में बंदूक है, उसको आप कह रहे हैं कि सियासत के अंदर अपनी अमलदारी लाओ। और किस सूरत में लाओ कि मैं अमर बिल मारूफ हूं, मेरे साथ खड़े हो जाओ। तो ये वो इंसाइटमेंट है, मैं जिसके खिलाफ हूं। और अगर मेरे पास कोई ऐसी एविडेंस थी जिस पे मैं कह रहा था कि आपने सियासत में हिस्सा लिया तो आपने गलत किया, तो इन दोनों के अंदर सर आप डिफरेंशिएट करें प्लीज। नंबर वन, एक सेकंड में। सेकेंडली, ये जो आज मसला उठ रहा है कि इमरान खान और उनकी पूरी जमात, वो फौज के खिलाफ उन्होंने ना सिर्फ कि उनके अदारे के ऊपर, अदारे के सरबराहान के ऊपर, उनकी अपना जो उनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर उनके हरासमेंट एक क्रिएट की हुई। ये सिर्फ फौज के खिलाफ नहीं है, यही पोजीशन उनकी अदलिया के खिलाफ भी है। उनके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो मैनिपुलेटेड है, झूठ पर मबनी है, ऑल्टरनेट फैक्ट है, ऑल्टरनेट ट्रुथ है। ओरिजिनलिटी में वो एक जमात के चंद एक्टिविस्ट हैं और फिर वो इन टूल्स को इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट के जरिए, अपनी उन गैजेटरीज के जरिए। यानी एक एक फोन से, एक एक अकाउंट से 20-20, 22-22 ट्वीट्स, वो जो सब्जाजार के अंदर से बंदे पकड़े गए, उनके जो कंप्यूटर्स वहां से पकड़े गए, उनके लिंक्स जो बाहर के साथ थे, उन सब ने दिखाया कि वो मिलियंस के अंदर स्प्रेड करते हैं। और वो जब एविडेंस मौजूद है कि ये सारे झूठे हैं, ये सारे फैब्रिकेटेड हैं, एक्सेंचुएटेड हैं, ये सारे के सारे जो हैं एक पोजीशन लेने के लिए, टॉप ट्रेंड ट्वीट बनाने के लिए, तो वो ऑल्टरनेट फैक्ट कभी रियलिटी में ट्रांसलेट नहीं हो सकता। इस मुल्क के लोग, 22 करोड़ लोग पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत और पार्लियामेंट से मोहब्बत करते हैं। ये वो लोग हैं जो इंतशारी हैं इमरान खान की सरबराही में, वो निकले हुए बाहर। इमरान खान को आप देख लें, जिस दिन से पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है, आप उनका वो एक्ट देखें जो उन्होंने किया 14 अगस्त, वो जो दाद धरना वाला केस था। आप वो एक्ट देख लें जब चाइना के सदर वाला मामला था। आप उनकी वो पोजीशन देखें कि सिविल नाफरमानी, क्या उस वक्त पाकिस्तान में कोई बरतानवी हुकूमत कायम थी कि आप सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे? इट वॉज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। तो इस क्वेश्चन की और आपके इस क्वेश्चन की, दोनों की, मेरा ख्याल है कि मैंने आपकी वजाहत वो की है जो कि आप देख लें, आपके लिए काबिल कबूल है। जैसे कि अब ये सारे माइक आपके आगे रखे हुए हैं, ARY जो इस टाइम स्क्रीन पे नेशनल चैनल है, मरियम का कहना कि इस माइक को पीछे हटा लो, उसकी वजह से उसकी आई इख्तलाफ। वो उन्होंने थोड़ा कहा ARY इज अ पार्टी, ARY इज नॉट अ चैनल कि वो कोई रिस्पॉन्सिबल। मैं ओपनली आपकी मौजूदगी में, अगर आपका ARY से ताल्लुक है, ARY सारा दिन एक मलिशियस कैंपेन करता है। ARY के अंदर बैठे लोग सारा दिन झूठ की बुनियाद पर, जिसको मैं जाती तौर पे जानता हूं कि वो सारा दिन झूठ की बुनियाद पर प्रोपेगेंडा करते हैं, वो सीक्रेट का है। वो मेरे इंटरेस्ट को, मेरी पॉलिटिक्स के खिलाफ वो सुबह से लेके तनकीद करें, हक है, इनकार नहीं होगा, लेकिन तनकीद के साथ ये जुर्म भी करें वो, और फिर उसके बाद नॉर्मलसी क्रिएट करें और न्यूट्रलिटी मांगे। ये तो हमारा, क्योंकि आपका चैनल है, हमारे सामने आ जाता है, आपकी तंदो तेज सवालात, आपकी हर चीज को हम बिल्कुल बर्दाश्त भी करेंगे, सहेंगे भी, और अपने तई उसका बेहतरीन जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप साइड्स लेंगे तो फिर यही होगा। ARY ने मौका फराहम किया है, आप टॉक शो पे बैठते हैं ARY के, आपने वहां पे कहा, तो वहां पर देखिए, मैं आ गया कि वो भी किसी प्लेटफॉर्म पे आ जाए। देखिए, मेरी बात सुने। देखें, ARY एक मलिशियस येलो जर्नलिज्म कर रहा है, ये फैक्ट है, और मैं प्रूव कर सकता हूं किसी कोर्ट में जाकर। 2013 में इलेक्शन वाले दिन शाम को 9 बजे जो है वो एक चैनल खड़ा होकर सर अनाउंस कर देता है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म है। तो सर आप उसको कैसे देखेंगे? और दूसरा, जमहूरियत सर इस वक्त देखिए, मैं
नहीं देखिए मैं ये मरियम नवाज ने सर अदलिया के खिलाफ वीडियोस के सर स्कैंडल के लाने की यानी कि धमकियां तक दी हैं और लाई गई हैं सर। वो सब देखिए चलिए एक यहाँ रोक लें यहाँ रोक लें देखिए वो सारा मामला सब्जेक्टिस है। इमरान रियाज का मामला भी सब्जेक्टिस है। मरियम नवाज साहिबा को क्या उन्होंने वो जेल जो काटी वो आपके हाफजे में से उतर गई है? अपनी बिस्तरे मर्ग पर तड़पती मां को छोड़ के आना, आप मेरे सहाफी भाई हैं, आप हौसला कर सकते हैं? हक के लिए ये किया जा सकता है, वैसे नहीं। देयर हैज टू बी अ कॉज बिहाइंड इट। तो क्या देखिए मुझे सिर्फ ये कहने की इजाजत दें, मुझे हक दें इस बात को कहने का। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक कोई सेल्फ राइटियस किसी जस्टिफाइड पॉइंट पे खड़ा हूं। मुझ में कोताहियां होंगी, बेशुमार होंगी, मैं ये दावा ही नहीं कर सकता पारसाई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिसको बुनियाद बनाकर आप चल रहे हैं, आप आग से खेल रहे हैं। That's it, sir. Thank you.